अभी भाजपा के प्रति गुस्सा कुछ शांत हुआ क्या? सबसे पहले नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मेरा पक्ष सुनने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी दिया ताकि लोगों को सच्चाई क्या है ये पता लग सके। अब ये सबको पता है कि इसके पीछे की राजनीति क्या थी। राजनीति ये थी कि किसी प्रकार भी इस व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देना, क्योंकि इन लोगों को जो यहाँ की स्टेट लीडरशिप है इनको दलित चाहिए, लेकिन दलित ऐसा होना चाहिए जिसके मुंह में जबान ना हो, जो कुछ बोलेगा, जो इनके आगे खड़ा ना हो, जो इनकी बात आराम से मान सके। इनको एक ऐसा दलित चाहिए था। और मेरे खिलाफ कोई प्रोफेशनल मसला इनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये लोग कहीं भी मेरे से कंपटीशन नहीं कर सकते थे। इन्होंने फिर क्या किया कि मुझे पर्सनल टारगेट करना शुरू किया, और सब जानते हैं। और आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये लोग अपने ही जाल में खुद फंसते चले जाएंगे, क्योंकि भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड ऊपर बैठा हुआ है। क्योंकि ऊपर वाले के दरबार में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। बाकी बहरहाल मैं आरएसपुरा की जनता का बहुत धन्यवाद देता हूँ, शीश झुका के नमन करता हूँ कि उन लोगों ने मेरा साथ जो है कंधे से कंधा मिला के दिया। क्योंकि आरएसपुरा की जनता है जिन्होंने मुझे जिताया, जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, और इस मुश्किल समय में भी उन्होंने मेरा जमकर साथ दिया। और सच्चाई वो जानते हैं। बाकी भाजपा से एक्सपेल कर दिया मुझे, कोई देश निकाला थोड़ी दे दिया। और वैसे भी क्या है, कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट कोई भाजपा से मिलता है? या जो व्यक्ति भाजपा में है सिर्फ वही देशभक्त है, बाकी सभी जो हैं देशभक्त नहीं है? ऐसा नहीं है। जो भाजपा है वो एक राजनीतिक दल है जिसकी जो सोच है वो बड़ा कुछ बताती है, लेकिन वास्तविकता में जो सही ग्राउंड रियलिटी ये है, एंटी दलित, एंटी शेड्यूल कास्ट, एंटी शेड्यूल ट्राइब, एंटी ओबीसी। इनको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से वोट लेना है, और एंड में जब देने की बारी आती है तो देना कुछ नहीं है। किया पिछले काफी समय से आपने दलित कार्ड को बहुत यूज किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई जब आपको टिकट दी गई तब भी तो आप दलित थे, जब आपको ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको टिकट दी जा सकती थी क्योंकि आपकी सीट रिजर्व है, तो और भी लोगों को दी जा सकती थी, लेकिन आपको प्रेफरेंस मिली, तब तो आपको शिकायत नहीं की। तो ये शिकायत आपकी बीइंग दलित वो कब से शुरू हुई और कब से आपको ये रियलाइज होने लगा कि ये पार्टी दलित है? मुझे विधायक बनाना भाजपा की संवैधानिक मजबूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, बेचारे की मजबूरी है। वो मजबूरी में एक दलित को विधायक बनाते हैं, क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर ने रिजर्वेशन दिया, और रिजर्वेशन के कारण मैं विधायक बना हूं। बाकी भाजपा ने तो बेस्ट व्यक्ति को दिया ना, जो सबसे बेस्ट लगा उन्होंने उसको टिकट दी। उसके हिसाब से इनके पास एजेंसियां हैं, संघ है, बाकी एजेंसियां हैं, सारी चीजें इन्होंने बिल्कुल परखा। इन्होंने तो बिल्कुल, मैं कहता हूं, पानी पुण्य वाली बात की। और अगर मुझ में क्वालिटी थी तभी इन्होंने मुझे मैंडेट दिया, वरना और भी कई ऐसे लोग हैं जो मैंडेट के लिए बैठे हुए थे, जो पुराने वर्कर हैं, जो बड़े पक्के वर्कर हैं, वो भी मैंडेट के लिए बैठे हुए थे, लेकिन पार्टी ने मुझे चुना। और एक चीज और, मैं एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि भाजपा ने दलितों को टिकट अगर दिया, अगर कोई मैंडेट दिया, तो केवल 7 सीटों पर जो रिजर्व थी। हाँ, अगर भाजपा 7 के अलावा किसी 8वें सीट पर टिकट देती तो मैं समझता जो भाजपा है वो दलितों को सम्मान देती है, दलितों को उनका। आप देखिए, ये बात भी बड़े सोचने वाली है, विद डाटा मैं बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में, जहां जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 अगर मुस्लिम पॉपुलेशन आती है तो नंबर 2 दलित पॉपुलेशन आती है। ये अगर जिस पॉपुलेशन जो है वो सेकंड नंबर पे आती है, तो उसके कैंडिडेट क्यों नहीं आते? 7 ही कैंडिडेट केवल। बाकी जगह देखिए ना, क्या बाकी जगह जो कैंडिडेट हैं, जो दलित लोग हैं, जो बाकी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, क्या उनके पास इतनी काबिलियत नहीं है? काबिलियत नहीं है, या कोई साजिश है कि रिजर्वेशन के कारण इनको मजबूरी टिकट देनी पड़ जाए, या वहां कोई काबिल नहीं है? इस बात का भाजपा वालों से मुझे लगता है आपको जवाब मांगना चाहिए। पिछले दिनों एक कवायद शुरू हुई रिजर्व सीटों के रोटेशन की, उसको आप किस प्रकार से देखते? देखिए जी, गगन भगत पे तो इल्जाम लगा देंगे, गगन भगत ऐसा है, गगन भगत वैसा है, मुझे चेंज कर देंगे।
लेकिन बाकियों पे क्या इल्जाम लगाएंगे? इन्होंने अपनी नाकामी, अपनी बेवकूफी चुने हुए नुमाइंदों के सर पे करनी। लेकिन ये वो लोग जानते हैं कि जितने भी विधायक थे, मैं मंत्रियों की बात नहीं कर रहा, और खास तौर पे उन मंत्रियों की भी बात नहीं कर रहा जो बेचारे 51 डेज सरकार में रहे, उन मंत्रियों की बात भी नहीं कर रहा। जो पहली सरकार में मंत्री थी, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने पहले टर्म में खूब काम किया। किसके लिए? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और दुनिया को भूल गए। लेकिन आप देखेंगे जिस प्रकार से इन्होंने सिस्टम बनाया, जो जम्मू के साथ, जम्मू के लिए काम करने के लिए बोलते थे, जम्मू के साथ ही भेदभाव किया। आप अच्छे से जानते हैं आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक की बात करो, कहाँ है आर्टिफिशियल लेक हमारा? कहाँ है बाबे वाली माता का श्राइन बोर्ड? कहाँ है जम्मू का एयरपोर्ट एक्सपेंशन? एयरपोर्ट पे लाइटें लगा के बोलते हैं नाइट लैंडिंग 1 जनवरी से शुरू। और भाई नाइट लैंडिंग तो करवा दी है, अगर एक्सपेंशन नहीं कराओगे तो दुर्घटना हो सकती है। आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास थी, आर्मी को सुंजवा शिफ्ट करना था, वो तक नहीं करवा सके। होम मिनिस्टर इनके पास है, डिफेंस मिनिस्टर इनके पास है, जो कितनी दफा जम्मू में आए हैं, सांसद हमारे यहाँ पर हैं, केंद्रीय मंत्री यहाँ पर हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि छोटा सा विस्तारीकरण था, ये लोग वो नहीं करवा सके। एक प्रोजेक्ट बता दीजिए मुझे, एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दीजिए जो एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है। कांग्रेस की झोली में तो 100 प्रोजेक्ट होंगे, कितने फ्लाईओवर्स होंगे, और ये छाती ठोक के जो 5 मेडिकल कॉलेज अपने उसमें लेके जा रहे हैं अपनी किटी में, वो मैं बताना चाहूंगा ये कांग्रेस की देन है। और एक फील गुड फैक्टर होता है सर, एक फील गुड फैक्टर है जो कहीं नजर नहीं आ रहा। आज जो अटल जी की भाजपा थी वो अलग थी, उसका फील था पूरे जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में, पाकिस्तान में, चाइना में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में उसका एक फील था, उसका एक चार्म था, क्योंकि अटल जी एक लोकप्रिय नेता थे और एक अच्छी राजनीति करते थे। लेकिन ये फील गुड फैक्टर जो है वो माननीय मोदी जी की समय में नजर नहीं आ रहा, अमित शाह के टाइम पे नजर नहीं रहा। यहां पर फील गुड की जगह गुड बिजनेस जरूर नजर आ रहा है। यहां अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और लोगों को ठगा जा रहा है। एक हाईटेक लेवल से करप्शन हो रही है। आप देखेंगे छोटी छोटी चीजों को अगर आप गौर करेंगे तो यहां पर नीचे से ऊपर तक एक सरकारी करप्शन हो रही है, और हद से ज्यादा करप्शन जो है आप देखेंगे आस्ता आस्ता घोटाले सामने आएंगे। अडानी और अंबानी के लिए काम हो रहा है, छोटे व्यापारी मर गए सर, जो जीएसटी के चक्कर में मर गए हैं, जो टैक्स के चक्कर में मर गए हैं। आज आधी से ज्यादा जो बंदे की कमाई है वो टैक्स में जाती है, वो सिलेंडर खरीदने में जाती है, पेट्रोल में जाती है सर। डॉक्टर गगन भगत को यह कब महसूस हुआ कि जम्मू के हित, दलित के हित, देश के हित नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में महफूज है? अब चूंकि राजनीति बदल रही है, राजनीति ऐसे बदल रही है, आप साउथ में जाके देखिए, तेलंगाना में जाके देखिए। तेलंगाना में उन्होंने कांग्रेस को नकार दिया, भाजपा को तो टोटल नकार दिया। वहां पर टीआरएस पार्टी है, लोकल पार्टी है, लोकल पार्टी को खुल के बहुमत दिया। कारण इसका क्या है? कारण यह है कि रीजनल पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, मैं आपको एक बात, इसीलिए मैंने कहा राजनीति बदल रही है। अब आप सियासत को कश्मीर की सियासत, जम्मू की सियासत, लद्दाख की सियासत नहीं कह सकते। अब अगर जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी को अपनी सरकार लानी है, संयुक्त रूप से जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक करने की बात करनी। अगर जो व्यक्ति, जो पार्टी एक करने की बात नहीं करेगा वो सत्ता में बिल्कुल नहीं आ सकता। आज जम्मू को, कश्मीर को जोड़ने की बात करने वाली पार्टी जो है वो सत्ता में आ सकती है। आप देखेंगे अगर एक्सेप्टेबिलिटी किसी पार्टी की है, बड़ा लंबा इतिहास है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, अगर एक्सेप्टेबिलिटी किसी पार्टी की है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, जिसके जम्मू में भी विधायक आते हैं, चुन के आते हैं, लद्दाख में भी आते हैं, कारगिल में भी आते हैं, कश्मीर वैली से भी आते हैं। भाजपा का बेस केवल जम्मू है, पीडीपी का बेस केवल श्रीनगर है, क्योंकि ये पोलराइजेशन करती हैं। ये लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर, किसी बिरादरी के नाम पर, किसी सेंटिमेंट्स के नाम पर वोट लेती हैं। यही पोलराइजेशन जो है भाजपा ने इधर की थी, पीडीपी ने वहां की थी। लेकिन
सत्ता में जब गठजोड़ बनाया तो अपने वादे सारे भूल गए। भाजपा तो ज़्यादा ही भूल गई। पीडीपी ने फिर कश्मीर के लिए कुछ ना कुछ किया, लेकिन भाजपा के नेताओं ने जम्मू को कुछ नहीं किया। रोजगार तो दूर की बात है, रोजमर्रा की चीजें जो हैं हद से ज्यादा महंगी हो गई। जम्मू में कोई प्रोजेक्ट नहीं आए, और सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री फली फूली, मैं कहता हूं इंडस्ट्री जम्मू में चली है, खुल के चली है, वो है ट्रांसफर इंडस्ट्री। जो ट्रांसफर इंडस्ट्री थी, जितने भी मंत्री थे उनको ट्रांसफर के अलावा कोई काम नहीं आया। एमसी चीफ हमेशा बयानबाजी करते हैं, कभी पीओके पाकिस्तान को दे दो, कभी जो आतंकवादी हैं वो हमारे अपने लड़के हैं। तो इन बयानों में आप क्या सहज महसूस करेंगे? देखिए, पार्टी की कोई आइडियोलॉजी होती है, कुछ सोच होती है, कुछ बयान होते हैं, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर हैं और उनकी देशभक्ति के ऊपर राष्ट्रपति को कोई शक नहीं कर सकता। पूरे हिंदुस्तान में केवल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ऐसे नेता हैं जो हर जगह जाकर तिरंगा उठाकर, जनगण मन से लेकर कोई भी ऐसी चीज है जो एक हिंदू व्यक्ति कर सकता है वो नहीं करते। कोई भी ऐसी चीज है जो भारत के संविधान में लिखी हुई है और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं करते। वो बाकी नेताओं की तरह नहीं है कश्मीर के, वो उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितना मैं हूं, वो उतने ही हिंदुस्तानी हैं जितने मोदी जी हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हूं, ऐसी पार्टी पे मुझे स्थान मिला है, साथ मिला है, जो पार्टी पूरे इंडिया की बात करती है, पूरे एक यूनाइटेड कश्मीर की बात करती है, और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हक की बात करती है, जो 35A को सपोर्ट करती है। क्योंकि 35A जो है यही ऐसा कानून है जो जम्मू के लोगों को, जम्मू के डोगरों को बचाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपना क्या राजनीतिक भविष्य देखते हैं आप? मैंने सबसे ज़्यादा जो काम करना है वो करना है आरएसपुरा और बॉर्डर के लोगों का, और ख़ास तौर पर जम्मू में जहां पर कोई भी राजनीतिक पार्टी जिन लोगों के पास नहीं पहुंच पाई, जिन इलाकों में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी राजनीतिक दल पहुंच नहीं पाता है, मैंने पार्टी हाई कमांड की आज्ञा लेकर उन स्थानों पर जाना है जहां पर लोगों को सचमुच में सरकार की आवश्यकता है, जहां मदद की आवश्यकता है। और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, कई बार क्या होता है कि समय ना होने के कारण, असेंबली सेशन के कारण वो एरियाज इग्नोर हो जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो एससी समाज है, एसटी समाज है, ओबीसी समाज है, जितना भी पिछड़ा समाज है, उन लोगों को कम से कम मैं एक हेल्पिंग हैंड दूं। उन लोगों को कम से कम जो उम्मीदें सरकार से लगाई हैं, उन उम्मीदों में कुछ ना कुछ जो है उनको मदद हो, और जो इतने साल से सरकार का मुंह देख रहे हैं उनको कम से कम उनके स्थानों से उठाऊं, और उनकी जो जिंदगी है थोड़ा सा सुधर जाए, वो भी 2 जून की रोटी कमा सकें, उनके सर पे भी छत हो, तन पे कपड़े हो, कमाई करने के लिए कुछ ना कुछ साधन हो। बस यही मेरी सोच है, और ये पार्टी की भी यही सोच है। लेकिन एक चीज मैं और करना चाहता हूं, और जिसमें मुझे अपने कश्मीर के भाइयों का भी सहयोग मिल रहा है, एक इंटरेक्शन, जम्मू और कश्मीर की कम्युनिटी का, नौजवानों का इंटरेक्शन का मतलब हम उनसे मिलेंगे, वो हमसे मिलेंगे, हम कश्मीर जाएंगे, वो जम्मू आएंगे, एक इंटरेक्शन बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि जितना सका एक जम्मू का कश्मीरी हो सकता है या कश्मीरी का जम्मू वाला हो सकता है, उतना देश का किसी पार्ट में कोई व्यक्ति नहीं। हमारा राज्य है, हमारे अपने लोग हैं, अलग अलग कल्चर जरूर है, अलग अलग भाषा जरूर है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं। 35A है, 370 है, हम लोग बचे हुए हैं बाहर के इंक्रोचमेंट से। अगर ये कानून टूट जाएगा तो मुझे लगता है कि बाहर की इंक्रोचमेंट हो जाएगी, और हम लोग ये देखेंगे, आप जम्मू के लोग खासकर इतने सक्षम नहीं हैं। ये लोग गरीब लोग हैं, ये लोग दबे कुचले लोग हैं, ये लोग पूरे हिंदुस्तान से कंपीट नहीं कर सकते। डोगरे की एक मिनिमम हाइट होती है 5 फुट 6 इंच 7 इंच, वहीं आप पंजाब की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, 6.5 फुट के जब कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे भर्ती के लिए, तो हमारे जम्मू के लोग कहाँ जाएंगे? अगर जम्मू को बचाना है, कश्मीर को बचाना है, तो मुझे लगता है 35A इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको भाजपा ने इस्तेमाल किया जम्मू को भड़काने के लिए, कश्मीर के खिलाफ। लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा इसका फायदा पूरे हिंदुस्तान में लेना चाहती है, जम्मू की बर्बादी करके, जम्मू को तबाह कर।
डॉक्टर साहब, एक्सप्रेशन के बाद आपने भाजपा नेताओं पर कई व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं। क्या यह जायज़ है कि जिन नेताओं के साथ आप कई साल से काम करते आ रहे हैं, आज जब आपके खिलाफ कोई एक्शन हुआ और वो फिर हर तरह से आपके नज़रिए से गलत हो गए? देखिए सर, बात ऐसी है, अच्छा सवाल किया आपने, और काफ़ी सारे पत्रकारों ने भी ये सवाल किया था, तो मैंने उनको यही कहा था कि ये बात सिर्फ कोई 2 महीने 6 महीने की नहीं है। ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी है कि जब मैं अपनी शिकायतें जो हैं पार्टी के हर प्लेटफॉर्म पर पहुंचाता था। जो पार्टी के अंदर जो प्लेटफॉर्म थे, पहले वहां से शुरुआत की, उसके बाद स्टेट लेवल पे जो प्लेटफॉर्म था फिर वहां पहुंचे, इसके बाद जो इंचार्ज या नेशनल प्लेटफॉर्म था वहां तक भी बात पहुंचाई, लेकिन कहीं भी मेरी सुनवाई जो है नहीं, क्योंकि इनका सिस्टम बहुत ख़तरनाक है। और वैसे भी देखिए आप, व्यक्तिगत हमले शुरू किसने किए? व्यक्तिगत हमले जब मेरे राजनीतिक कैरियर में इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने मेरी फैमिली को बीच में लाया। इन्होंने ही सारी चीज़ों को उथल पुथल करके प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई, इन्होंने ही सारा कुछ आगे पीछे करके। लेकिन आज मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ कि सारा कुछ ऊपर वाले के आशीर्वाद से ठीक है, और इन लोगों को अब मुंह की खानी पड़ेगी। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में आरएसपुरा की जनता है इस चीज़ का जवाब कैसे ठोक कर इनको देगी। आप खुद विधायक रहे हैं, कानून साज हैं, तो जिस तरह के आपने आरोप उनके ऊपर लगाए, क्या इन आरोपों को साबित किया जा सकता है? देखिए, जो भी ऐसे आरोप थे, मैंने जो कहा बड़ा सोच समझ के कहा है, जिम्मेदारी से कहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मैंने कहा कि किसी ने 10 लाख रुपए फंड में जमा कराए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है, जो व्यक्ति पार्टी के फंड में 10 लाख रुपए दे सकता है तो और क्यों नहीं दे सकता है? और क्या वजह थी, क्या वजह थी कि रातों रात एक व्यक्ति को नॉमिनेट करके एमएलए बनाया गया और उसी व्यक्ति को, जिसको नॉमिनेट किया था, उसी को मंत्री बना दिया गया। मतलब एक ही रात में 2 प्रमोशंस। ये बात कुछ हजम नहीं होती है कि उस व्यक्ति में कौन सी ऐसी क्वालिटी थी जो रातों रात प्रमोशन, डबल प्रमोशन ले गई। और यहाँ जो इतने साल से लोग, भाजपा के कार्यकर्ता जो दरियां उठा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, गलियों में जगह जगह लड़ाई करते हैं भाजपा के, उनको पूछा ही नहीं गया। ये ऐसे लोग जो पैसा खर्चते हैं, जिनकी जेब में पैसे हैं और जिनकी सेटिंग ऊपर तक है, वो आगे निकल जाते हैं, और जो भाजपा का बेचारा कार्यकर्ता अब पीछे बैठा है वो पीछे ही रह गया। आपने कुछ नेताओं का चरित्र हनन किया, वो लोग कल को मानहानि का दावा भी पेश कर सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने मानहानि का दावा, नोटिस भी मुझे भेजा है, पर मुझे अभी तक मिला नहीं, आई हैवंट रिसीव्ड येट। और उसमें इन्होंने कहा है कि अगर मीडिया के सामने गगन भगत माफ़ी मांगते हैं, नहीं तो हम मानहानि करेंगे। बात ऐसी है जी कि मानहानि बिल्कुल बेशक करें ये लोग। मीडिया के सामने मैंने 100 बार कहा कि मैं आरएसपुरा का रहने वाला हूँ, रणबीर सिंहपुरा का रहने वाला हूँ, पंजाबी कल्चर है हमारा। और आपको अच्छे से पता है जो पंजाबी हैं वो दिन में ऊपर नीचे, सुबह शाम, उठते नीचे गालियों कैजुअल है वहाँ पर। तो मुझे नहीं पता था कि हमारी तो सभ्यता है, हम पंजाबी जो हैं कि ऊपर नीचे आगे पीछे तो गालियों से चलता है, और ये हमारा कल्चर है ऐसा। फिलहाल मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर मेरी किसी बात से या मेरी किसी तकिया कलाम से उनको कोई तकलीफ हुई है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूं, लेकिन जो मैंने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, चाहे वो दलित विरोधी हो, चाहे वो सेटिंग वाला हो, चाहे करप्शन हो, वो एकदम सही है, 100% सही है। वो शब्द अपने मैं वापस नहीं लूँगा। बाकी जो अभद्र कहीं भाषा है या कहीं वो पंजाबियों वाली भाषा मैंने कहीं इस्तेमाल की है, आई एम सॉरी, आई रेंडर माई अपॉलॉजी। आपसे पहले भी किसी ने वैसे एक आरोप लगाए थे, तो क्या आपने उन्हीं जो आरोप पहले लगाए गए थे उन्हीं को आपने रिपीट किया? इस बात को आप समझिए, समझने की कोशिश करिए। जब कोई महिला ओपनली किसी पे इल्ज़ाम लगा रही है, इसके 2 चीज़ें हैं। जब मेरे पे इल्ज़ाम लगे तो गगन भगत सस्पेंडेड, जब उस व्यक्ति पे इल्ज़ाम लगे ही इज़ नॉट सस्पेंडेड।
अब दोनों में अंतर क्या है कि गगन भगत बिलोंग टू अ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, इसलिए ही शुड बी सस्पेंडेड। दोनों पे इल्जाम सेम थे लेकिन कार्रवाई अलग अलग। उसको बचाने वाले ये लोग बैठे थे लेकिन मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि इन्होंने कभी दलित को अपनी पार्टी का, अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझा। इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए दलित का इस्तेमाल किया।